वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत होगी। एंड यस, जो चीजें जो बातें बहुत महीनों से चलती आ रही है उसी की बात सबसे पहले ही करेंगे, एंड दैट इज द यूएस डेट सीलिंग। क्योंकि इस सीलिंग लिफ्ट होने की न्यूज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मार्केट में होती है। आफ्टर ऑल यूएस इकोनॉमी की डेट जो है वो भी बहुत बड़ी है, $31.4 ट्रिलियन की डेट है। सो इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हर जगह पर ये कंसेंसस है कि एक अग्रीमेंट जो है ये डेट की सीलिंग रेज करने के लिए वो इन प्लेस है। एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ही दिनों में ये जो अग्रीमेंट है ये एक फॉर्मली पासिंग हो जाएगा इसका। ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि शायद आज ही इसका एक फाइनल अप्रूवल जो है वो आ जाएगा, लेकिन वो न्यूज के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है कि डेट सीलिंग रेज होगी वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग होती हुई दिख रही है, तो इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ा जिसकी हम बात करेंगे। जैसे ऑयल के प्राइसेस पर हुआ, एशियन मार्केट्स पे हुआ, यूएस के खुद के मार्केट्स पर भी इसका असर हुआ। तो इन चीजों की बात करेंगे। अभी यूएस डेट सीलिंग लिफ्ट होगा ऐसे एक्सपेक्टेशन में यूएस मार्केट्स कल ओपनिंग में काफी अच्छे से स्ट्रांग रहे। एंड यही एक्सपेक्टेशन कल इन द मॉर्निंग एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिली। एशियन मार्केट्स भी कल काफी ऊपर रहे थे। इन पर्टिकुलर जापान का जो इंडेक्स है निक्की, वो 3 डेकेड हाई, 30 ईयर के हाई को टच कर गया था कल, जिसकी वजह से एक काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म एशियन मार्केट्स में देखने को मिला। हर जगह पर मेनली ऑप्टिमिज्म इसी चीज का है कि यूएस की जो डेट की सीलिंग है वो लिफ्ट लिफ्ट की जाएगी। ऑयल मार्केट्स पर इस न्यूज का एक मिक्स्ड असर यहाँ पर देखने को मिला। ऑयल के मार्केट्स पर यानी ब्रेंट क्रूड पर इस न्यूज का थोड़ा सा मिक्स्ड असर रहा, क्योंकि एक तो डेट सीलिंग लिफ्ट होने से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है फेडरल रिजर्व आगे और रेट हाइक्स करे, क्योंकि अगर जो सीलिंग है वो अगर बढ़ाई जाएगी तो शायद फेडरल रिजर्व के पास थोड़ा और स्कोप रहेगा टू लिफ्ट द इंटरेस्ट रेट्स। तो इससे होगा ये कि हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में डिमांड का आउटलुक जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, जो ऑयल प्राइसेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है डेट सीलिंग ना बढ़ाई जाए एंड उससे आने वाला एक ग्लोबल रिसेशन का जो रिस्क था वो अवॉइड होता हुआ नजर आ गया इन दिस पर्टिकुलर न्यूज अबाउट द लिफ्टिंग ऑफ द डेट सीलिंग। सो ये दोनों वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस जो थे वो कल थोड़े से फ्लैट रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्की के बारे में। टर्की के हाल ही में इलेक्शंस हुए थे जहां पर उनके जो करंट प्रेसिडेंट है एर्डोगान, वो अगेन री इलेक्ट हो गए हैं। सो उनकी 20 ईयर्स की टर्म और आगे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। इसका उनके मार्केट्स पर क्या असर पड़ा? टर्की वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज है। इट कम्स अमंग द टॉप 20 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सो एक काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है ये। एंड यहाँ पर मेनली जो पॉलिसीज एर्डोगान ने अपने पिछले टर्म में की थी वो काफी अनपॉपुलर थी, अनऑर्थोडॉक्स थी। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होने के बावजूद उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनके इकोनॉमी के वो बढ़ाए नहीं थे। उन्होंने काफी सेंट्रल बैंक के जो मेजर्स थे, सेंट्रल बैंक के बहुत सारी चीज को उन्होंने सैक किया था। तो ही हैज बीन री इलेक्टेड नाउ, एंड इसकी वजह से जो उनका टर्किश लीरा था, टर्की की जो करेंसी है लीरा, वो कल बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होती हुई दिखी। इसका रीजन यही है कि एक्सपेक्टेशन वही है कि जो भी पॉलिसीज उन्होंने अपने पिछले टर्म में की थी वो शायद और आगे कंटिन्यू होगी, एंड इससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो टर्की से दूर रहेंगे। सो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनके लोकल मार्केट्स के लिए। हालांकि वहां के अगर हम इंडेक्स की बात करें, टर्की का जो मेन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो कल 4.36% से ऊपर रहा एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट। और उसका रीजन यही था कि जो एक अनसर्टेनिटी थी वहां पर रिलेटेड टू द इलेक्शंस, वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई आफ्टर इट वाज अनाउंस्ड कि एर्डोगान जो है वो अगेन इलेक्शन जीत चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जहां पर एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलर कैपेसिटी का जो इंस्टॉलेशन है इंडिया में वो 48% से डिक्रीज होते हुए नजर आए इन द मंथ ऑफ जैन टू मार्च, यानी जो लास्ट क्वार्टर था FY23 का, उसमें मेनली इसका रीजन यही था कि जो नए इंस्टॉलेशंस जो थे वो थोड़े से डिक्लाइन होते हुए नजर आए, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स डिले रहे थे इंडिया की सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो नए इंस्टॉलेशन के जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आया। इस क्वार्टर में 1.9 गीगावाट्स के टोटल इंस्टॉलेशंस किए गए, जबकि कंपैरिजन में अगर हम इसी क्वार्टर को कंपेयर करें इन FY22 तो उस क्वार्टर में 3.6 गीगावाट के नए इंस्टॉलेशन जो है वो किए गए। हालांकि ये रिपोर्ट के मुताबिक एक पॉजिटिव नोट पर यह कहा गया है कि जो मॉड्यूल प्राइसेस है, सोलर मॉड्यूल के जो प्राइसेस होते हैं वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिससे
इस सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट मिल सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, एंड इससे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट्स है वो थोड़े से और ज्यादा डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक इस इंडस्ट्री के लिए काफी रिलीफ वाली बात है, जो भी कंपनीज सोलर इंडस्ट्री, सोलर पावर में एडिशंस करने वाले हैं उनके मुताबिक। अगर हम इंडिया की क्यूमुलेटिव सोलर कैपेसिटी की बात करें तो वो करंटली 64.5 गीगावाट्स है एज ऑफ मार्च 2023, एंड करंटली जितने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है यानी अंडर प्रोसेस है वो करंटली 58 गीगावाट्स के हैं, एंड उसके अलावा और 58 गीगावाट्स के जो प्रोजेक्ट है उनका अभी टेंडर जो है वो अभी भी अवेट हो रहा है। सो काफी जो कैपेसिटीज है इन पाइपलाइन वो काफी ज्यादा है, एंड ऐसा हम होप कर सकते हैं कि इसका जो अडॉप्शन है वो इंडिया में और तेजी से हो। एक इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर कल ये आई है कि इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो एक लो पर पहुंच गया है ऑफ 6.8% इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर एज पर अ गवर्नमेंट सर्वे। ये जो रेट है ये 6.8 हो गया है फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, जहां पर ये रेट 7.2 था इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022। तो यहाँ पर एक अच्छी 0.4% की यहाँ पर डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स में। तो अगर हम इस नंबर इस स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये हुआ है एज पर गवर्नमेंट्स प्लान ऑफ पीरियोडिक लेबर सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे, एक जो रिपोर्ट उन्होंने स्टार्ट की है। दिस वाज स्टार्टेड इन 2018-2019। तब से इसका जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर अर्बन डेटा के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर जो है वो रखे जाते हैं। ये जो जो भी पॉलिसी मेकर्स है आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफी अच्छा एक काफी ऑप्टिमिस्टिक डेटा यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इससे जो जॉब का जो सिचुएशन है, जॉब मार्केट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एंड विद इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो विद इन मेन यानी पुरुषों में 50 बेसिस पॉइंट्स से कम होता हुआ नजर आया है कंपेयर टू अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, जबकि महिलाओं में ये जो डिक्रीज है वो यहाँ पर 0.4 परसेंटेज से हुआ है यानी 40 बेसिस पॉइंट से हो गया है, एंड दैट हैज डिक्रीज्ड टू 9.2% फ्रॉम 9.6% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनी वाइज अपडेट्स की, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट ओएनजीसी, जो एक स्टेट रन गवर्नमेंट एंटरप्राइज है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। उनका ये कहना है कि दे आर प्लानिंग ₹1,00,000 crores ऑफ ग्रीन पुश यानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स वो करने वाले हैं टू सेट अप अ 10 गीगावाट कैपेसिटी बाय द ईयर 2030। गवर्नमेंट ने भी काफी टॉल क्लेम्स रखे हैं अबाउट अचीविंग सस्टेनेबल पावर सोर्सेस इन द फ्यूचर 2030 तक। ओएनजीसी ने कल यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। अगर हम ग्लोबल ऑयल जायंट्स की बात करें, वेदर इट इज एक्सॉन मोबिल, शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सारे अभी धीरे धीरे लो कार्बन बिजनेसेस की ओवर के और पिवट करना शुरू कर रहे हैं, जिससे एक उनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज तो है ही, बाकी सारे ग्लोबल कन्वेंशंस है, हर एक गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है फॉर ऑल द कंपनीज टू अबाइड बाय, जिससे जो नेट कार्बन एमिशंस है वो कम हो। इंडिया का खुद का एक एम्बिशियस टारगेट है कि बाय द ईयर 2070 इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिटर होगा, यानी इंडिया कोई भी कार्बन एमिशंस ऑन अ नेट बेसिस नहीं करेगा बाय द ईयर 2070। ओएनजीसी ने हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन की थी, जहां पर 5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके प्रोजेक्ट्स वो सेटअप करने में हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड द कंपनी इज कीन टू सेट अप 1 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी ऑफ ग्रीन अमोनिया, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक और सोर्स है। बैटरी स्टोरेज की और भी उनका थोड़ा सा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पर हालांकि उनके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि ओएनजीसी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में काफी अच्छी वो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं, तो उनका ध्यान ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स की ओर ही है। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री। कमर्शियल व्हीकल्स की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है वो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स अचीव करने की ओर जा रहे हैं इन द ईयर FY24, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का ये कहना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो हुए हैं इन द कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री वो एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि लगभग 3,200 to 3,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स लास्ट फिस्कल यानी FY23 में ऑलरेडी हो गए हैं, एंड सिमिलर अमाउंट FY24 में भी इन्वेस्ट होगी ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर हम मेन कुछ सीवी कमर्शियल व्हीकल मेकर्स की बात करें तो अशोक लेलैंड ने लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान बताया है ऑफ ऑलमोस्ट 750 करोड़ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर यानी FY24, एंड मेनली उनके जो भी केपेक्स होगा वो मेनली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैपेसिटी डी बॉटलनेकिंग एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का रोल आउट वो यहाँ पर इस केपेक्स के थ्रू करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि सीमेंट, स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री में जो एक टेलविंड नजर आ रहा है करेंटली,
तो उसके चलते कमर्शियल व्हीकल जो सारे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए एक काफी अच्छी खबर है। अगर हम एक और मेजर कमर्शियल व्हीकल की कंपनी की बात करें, दैट इज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने भी रिसेंटली अपना प्लान बताया था ऑफ स्पेंडिंग ऑलमोस्ट ₹8,000 विच विल स्पैन अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। तो तीनों में उन्होंने एक कंबाइंड प्लान बताया था ऑफ इन्वेस्टिंग ₹8,000 करोड़। इसके अलावा एक और मेजर कंपनी है इस सेगमेंट में, दैट इज वीई कमर्शियल व्हीकल्स, विच इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन वोल्वो ग्रुप एंड आइशर मोटर्स। तो उनका भी प्लान है रुपीज 750 करोड़ इन्वेस्ट करने का इन दिस फाइनेंशियल ईयर। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम एल जिन्होंने सेटअप किया है एक 4 मेंबर पैनल जो ब्रेनस्टॉर्म करेगा आइडियाज जिससे वो ग्रीन एनर्जी में और इन्वेस्टमेंट्स करे। एल एक काफी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है इंडिया की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक काफी बड़ा नाम है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने ये कमिटी बेसिकली सेटअप की है ताकि वो नए ग्रीन एनर्जी के आइडियाज यहाँ पर ले आए। एंड उनका ये कहना है कि उन्होंने कुछ लीडर्स यहाँ पर चुने हैं जो मेनली ग्लोबल एडवांसमेंट्स जो भी है ग्रीन एनर्जी में उनको ड्राइव करेंगे कंपनी के लिए। $23 बिलियन की मार्केट कैप की कंपनी है एल एंड जिनका खुद का एक टारगेट है कि 2040 तक वो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस पर एक काफी बड़ा यहाँ पर स्टेप वो लेते हुए नजर आए हैं एंड उनका एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर की और यहाँ पर उनका एक काफी मेजर कदम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ Q4 के रिजल्ट्स की। रिजल्ट सीजन अब खत्म ही होने आया है, कुछ लास्ट रिजल्ट्स इस पर्टिकुलर सीजन के बचे हुए हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इप्का लैबोरेटरीज की, जिनका Q4 का रिजल्ट आया जहां पर उनका जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज डिक्लाइंड बाय 41%। जो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि बुरा रिजल्ट कंपनी के लिए रहा इस क्वार्टर में। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो हो गया है 76 करोड़। जबकि उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो वो हालांकि 17.3% से इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आया कंपेयर टू Q4 और FY22। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा दैट वाज समवेयर अराउंड 1512 करोड़। सो रेवेन्यू काफी बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन प्रॉफिट जो है मार्जिन कम होने की वजह से काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। अगर हम इप्का लैबोरेटरीज के रिसेंट न्यूज की बात करें तो अप्रैल में कंपनी को यूएस एफडीए यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 3 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किए गए उनके एक प्लांट में विच इज लोकेटेड इन सिलवासा। सो इंडिया के सारे फार्मा कंपनीज के लिए यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशन आना एक काफी चैलेंजिंग पार्ट होता है उनके बिजनेस का। एंड 3 ऐसे ऑब्जर्वेशंस इस कंपनी के लिए रिपोर्ट किए गए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोरेंट पावर के रिजल्ट्स की, जिनका प्रॉफिट का फिगर फॉर Q4 हैज रिपोर्टेड टू रुपीज 484 करोड़। अगर हम Q4 ऑफ FY22 की बात करें तो वहां पर कंपनी का लॉस था ऑफ 487 करोड़। सो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आया। रेवेन्यू जो है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गया है। इट हैज इंक्रीज टू 6,000 करोड़ फ्रॉम 3,800 करोड़ इन Q4 FY22। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का ये कहना है कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो करंटली काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। कंपनी का खुद का ये कहना है कि इट इज अमंग द बेस्ट अमंग द प्राइवेट पावर प्लेयर्स इन द मार्केट। एंड उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी करंटली FY23 के एंड में 0.92 है, जो एक पावर कंपनी के बिजनेस मॉडल की के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रेशियो यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस भी किए जिसके उन्हें जो बेनिफिट्स है वो धीरे धीरे मिलना शुरू होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। कंपनी लगभग 28 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी वेरिड स्टेट्स में, राइट फ्रॉम गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ मुंबई की और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एंड इट्स अ वेरी मेजर प्लेयर इन दीज मार्केट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे IRCTC के Q4 रिजल्ट्स की, जहां पर उनका जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 30% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड नेट प्रॉफिट की फिगर हो गई है 279 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो भी लगभग 40% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के मेनली 3 मेजर सेगमेंट्स है। एक तो है उनका इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस, जहां पर ग्रोथ इज नॉट मच इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। 293 करोड़ का रेवेन्यू था उनका Q4 FY22 में, वहां से 295 करोड़ हुआ है। सो सिर्फ 2 करोड़ का एडिशन इस सेगमेंट में हुआ है। लेकिन कंपनी के बाकी जो 2 सेगमेंट्स है वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। अगर हम केटरिंग बिजनेस की बात करें तो उसके रेवेन्यूज 49% से इंक्रीज हुए हैं ऑन ईयर बेसिस। एंड जो उनका रेल नीर सेगमेंट है यानी पैकेज वाटर बॉटल्स का जो सेगमेंट है वो भी 33% से यहाँ पर उनके रेवेन्यू जंप होते हुए नजर आए इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट NDTV, जो एक अदानी ग्रुप कंपनी है जिनके स्टॉक को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस में रखा गया है बाय द NSE फ्रॉम May 30। ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंडर NSE उन स्टॉक्स को रखता है जहां पर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। सो इसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो जब इंट्राडे मार्केट्स में ट्रेड होगा तो वहां पर 50% विल बी द मिनिमम मार्जिन दैट विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज इस
कंपनी को एएसएम में यहाँ पर एनएससी ने रखा गया है। हालांकि सर्कुलर में एनएससी ने ये कहा है कि जो भी शॉर्टलिस्टिंग एएसएम में होता है वो प्योरली मार्केट सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यानी एनएससी बेसिकली यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग हो रहा है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड कि इट्स एन एडवर्स एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, यानी यहाँ पर एनएससी कह रहा है कि इट डज नॉट मीन कि कंपनी की कुछ गलती है यहाँ पर। एनएससी हालांकि सिर्फ ये कह रहा है कि दे जस्ट वांट टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस इन पर्टिकुलर स्टॉक्स, इसीलिए यहाँ पर जो मार्जिन है वो थोड़े यहाँ पर कैप कर दिए गए हैं। सो दैट वाज इट फॉर आज की ताजा खबर। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। इन्वेस्टयज्ञ.in विजिट करना मत भूलिए। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर आपको काफी एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे। 30% डिस्काउंट आप पा सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड यज्ञ। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।